हरिपुर नाम के गांव में सुलभा नाम की औरत अपनी बेटी रचना के साथ रहा करती थी। सुलभा के घर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। सुलभा के पति की हार्ट अटैक से मौत हो जाने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां सुलभा पर आ गई थी। सुलभा के पति खेती में काम किया करते थे। सुलभा के पास दूसरा कमाने का कोई जरिया ना होने के कारण उसने खेती करने का निर्णय लिया। वो अपनी बूढ़ी माँ से, माँ, मैं सोच रही थी कि मैं आज से ही खेती में काम करना शुरू कर दूं। मगर सुलभा, तू अकेले कैसे इतना सब कर पाएगी? माँ, मैं अपने हीरा और कल्लू के साथ खेती का काम आसानी से कर लूंगी। अब मेरे पास पेट भरने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। बूढ़ी दादी बड़ी दुखी मन से, हाँ बेटी, जाओ और मन लगाकर अपना काम करो। जी माँ। ऐसा कहकर सुलभा खेती में काम करने के लिए चली जाती है। वो दिन भर हीरा और कल्लू की सहायता से खेती का काम करती थी। सुलभा की बेटी रचना दोपहर का खाना लेकर खेत में चली जाती है। तभी अपनी माँ से, माँ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आई हूँ। रचना, तुम इतनी दूर क्यों आई? मैं ही थोड़ी देर में घर आ जाती बेटी। माँ, मैं स्कूल से आज जल्दी आई थी तो इसीलिए खेत में चली आई। रचना हीरा और कल्लू के पास जाकर उनसे बातें करने लगी। हीरा, कल्लू, तुम भी बहुत थक गए होंगे ना? मैं तुम्हारे लिए अभी हरी घास लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर रचना थोड़ी हरी घास लेकर आती है। हीरा और कल्लू हरी घास देखकर बहुत खुश हो गए और वो दोनों हरी घास खाने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुलभा खेती पर बहुत ध्यान दिया करती थी। खेती करते करते सुलभा अपने परिवार तथा बैलों का भी ख्याल रखा करती थी। ये देख हीरा और कल्लू बहुत खुश थे। एक दिन बूढ़ी दादी और सुलभा फसल काटने के लिए इस खेत में गए हुए थे। तभी फसल काटते समय सुलभा के पैर के पास एक बहुत बड़ा सांप आया। हीरा ने सांप को देख लिया। तभी हीरा दौड़ते हुए सुलभा के पास आया। हीरा को ऐसा दौड़ता देख सुलभा बहुत डर गई। तभी हीरा ने सुलभा के पास आकर अपने सींगों से उस सांप को उठाया और दूर फेंक दिया। ये देख सुलभा और बूढ़ी दादी की आंखों में पानी आ गया। सुलभा हीरा से, तुम दोनों ना होते तो मेरा क्या होता? आज तुम्हारी वजह से मैं बच पाई हूँ। ऐसा कहकर सुलभा हीरा के गले लग जाती है। तभी बूढ़ी दादी उनके पास आकर हीरा के कंधे पर बड़े प्यार से सहलाती है और कहती है, सुलभा, ये दोनों सच में तुम्हारे बेटे ही हैं, जिन्होंने आज तुम्हारी जान बचाई है। हीरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर बूढ़ी दादी और सुलभा अपना काम करने के लिए चली जाती है। हीरा भी खेत के बाहर कल्लू के पास जाकर घास खाने लगता है। सुलभा तो उन दोनों की जोड़ी देखकर और उनका खुद के प्रति प्रेम देखकर बहुत खुश हो जाती है। उस दिन सुलभा और बूढ़ी दादी जल्दी घर लौट आई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुलभा अपना काम बड़े मन लगाकर कर रही थी। एक दिन खेतों में आग लग जाने के कारण सभी किसानों की फसल जलकर राख हो गई। ये देख सुलभा और सभी गांव वाले बहुत डर गए थे, बहुत दुखी भी हो गए थे। घर आकर सुलभा अपनी बूढ़ी माँ से, माँ, हमारे खेत की सारी फसल जलकर राख हो गई है। अब हम इस साल क्या खाएंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम इतनी चिंता मत करो सुलभा, कुछ ना कुछ हल तो निकल ही आएगा। माँ, हल कहाँ से निकलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहकर सुलभा सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी रचना सुलभा के पास आकर, माँ, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। तुम चिंता मत करो। हाँ मेरी बच्ची। सुलभा और रचना की बातें बाहर खड़े हीरा और कल्लू सुन लेते हैं। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी कल्लू हीरा से, हम अगर मालकिन की कोई मदद कर सकते तो कितना अच्छा होता। हे भगवान, तुम हमारी मालकिन की सहायता करो। हमारी मालकिन अकेली ही घर की सारी बागडोर संभाल रही है। हे प्रभु, सच में हमारी मालकिन की मदद करो, वो बड़े संकट में है। ऐसा कहकर हीरा और कल्लू भगवान की मन ही मन प्रार्थना करते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रकाश पड़ा और एक देवी वहां प्रकट हो गई। देवी माँ हीरा और कल्लू से, हीरा, कल्लू, तुम दोनों अपनी मालकिन की मदद करना चाहते हो। ये बहुत ही अच्छा विचार है तुम्हारा। तुम्हारे मालिक के बाद इस घर को सच में तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम दोनों बहुत ही शक्तिशाली बन जाओगे।
तुम्हारी शक्ति के दम पर तुम तुम्हारी मालकिन की मदद कर सकोगे। और मैं तुम दोनों को एक और वरदान देती हूँ, तुम दोनों अब आदमियों की तरह बोल सकते हो। इसकी वजह से तुम तुम्हारी मालकिन को मन की बात बता सकोगे। ऐसा कहकर देवी हीरा और कल्लू को आशीर्वाद देती है और वहां से अदृश्य हो जाती है। तभी हीरा और कल्लू सुलभा को आवाज देते हैं। मालकिन, मालकिन, बाहर आइए मालकिन। ऐसा कहकर दोनों सुलभा को आवाज देते हैं। तभी किसी की आवाज सुनकर सुलभा बाहर आकर देखती है तो उसे कल्लू और हीरा के अलावा वहां कोई नहीं दिखता। तभी कल्लू और हीरा सुलभा से, मालकिन, हम बोल सकते हैं। तुम बोल सकते हो? मगर कैसे? एक प्राणी भी बोल सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मालकिन, हमें देवी माँ से वरदान मिला है, इसलिए हम बोल सकते हैं। और देवी माँ ने हमें बहुत शक्तिशाली भी बना दिया है। अब हम बहुत शक्तिशाली बन गए हैं और अब हम आपकी हर तरह की सहायता कर सकते हैं। मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। ये सब सच है मालकिन। ऐसा कहते ही सुलभा दोनों की पीठ बड़े प्यार से थपथपाती है। उन दोनों के कंधे पर हाथ फेरकर सुलभा घर में चली जाती है। वरदान की वजह से हीरा और कल्लू आज बहुत खुश थे। अगले दिन हीरा और कल्लू को घास डालने के लिए सुलभा आती है। तभी हीरा सुलभा से, मालकिन, इस साल की प्रतियोगिता में हम दोनों भाग लेंगे और जीतेंगे भी। आप वहां जाकर हमारा नाम देकर आइए। वो प्रतियोगिता बहुत खतरनाक होती है हीरा, मैं तुम दोनों को खतरे में नहीं डाल सकती। मालकिन, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे साथ देवी माँ का वरदान है और आपको इससे थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, तुम दोनों कहते हो तो मैं नाम लिखवा कर आती हूँ। ऐसा कहकर सुलभा वहाँ से चली जाती है और प्रतियोगिता में दोनों का नाम लिखवा कर आती है। 2 दिन बाद प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता में गांव वालों के साथ साथ आसपास के गांव वालों के बैल भी शामिल थे। उसी प्रतियोगिता में हीरा और कल्लू दोनों भी शामिल हो जाते हैं। सभी अपनी अपनी गाड़ियों के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। सुलभा भी हीरा और कल्लू के साथ अपनी गाड़ी लेकर आती है। प्रतियोगिता में सुलभा के बैल पहले नंबर पर आकर जीत जाते हैं। सुलभा और गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। सुलभा को प्रतियोगिता का इनाम 20,000 रुपये दिए गए। सुलभा अपने बैलों के साथ घर लौट आती है। बूढ़ी दादी माँ हीरा और कल्लू की आरती करती है और उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए देती है। ये देख कल्लू, दादी माँ, आपने इतना सब हमारे लिए किया। आज तुम दोनों ने प्रतियोगिता जीतकर हमें बहुत मदद की है, इसीलिए। हाँ माँ, आप सच कह रही है। ये दोनों सच में मेरे बेटे ही है। रचना के पिताजी जाने के बाद मुझे इनका बड़ा सहारा मिला। मालकिन, ये आपका बड़प्पन है जो आपने हम जैसे जानवरों को बेटा बनाया। ऐसा कहकर हीरा और कल्लू उनका खाना खा लेते हैं और आराम करने चले जाते हैं। सुलभा भी 2 बेटे मिलने की खुशी में बहुत खुश थी। आज सुलभा को रचना के साथ साथ जीवन में 2 बेटे और मिले थे। वो भगवान से हाथ जोड़कर, हे भगवान, आपने मुझे इतने अच्छे बेटे दिए हैं कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। ऐसा कहकर सुलभा भगवान के सामने हाथ जोड़ती है। अब हीरा और कल्लू की सहायता से सुलभा अपने कठिन से कठिन काम कर लिया करती थी। उन दोनों की सहायता से सुलभा अच्छे से जीवन बिता रही थी। इसीलिए दोस्तों, प्राणी भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर उन्हें भी आदर तथा प्रेम दिया तो वो बदले में हमें प्रेम ही देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्राणी भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं, इसीलिए उन्हें भी आदर और प्यार दे। कई साल पहले सूरतपुर नाम के गांव में मनीष नाम का जलेबी वाला रहता था। कई पुश्तों से वो जलेबियां बेचा करते थे। मनीष की बनाई हुई जलेबियां सभी लोगों को पसंद थी और इसी कारण लोग भी बड़े मजे से खाया करते थे। मनीष बहुत ही लालची आदमी था। वो सबको ठगने के बारे में ही सोचा करता था। कुछ लोगों के तो पैसे हेरा फेरी करके, कुछ लोगों के झगड़ा करके उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर लेता था। उसी गांव में एक आराध्या नाम की छोटी बच्ची रहा करती थी। वो बेचारी बहुत गरीब घर की थी।
आराध्या दिन भर घर के सारे काम करके उसमें से वक्त निकालकर स्कूल में जरूर जाया करती थी। उसका विश्वास था कि पढ़ाई करके उसका भविष्य जरूर अच्छा होगा। उसके स्कूल में एक रघु नाम का एक नटखट लड़का था। वो हमेशा आराध्या को परेशान करता था और उसे हमेशा रुलाता था। एक दिन आराध्या रास्ते से चल के जा रही थी, तभी रघु पीछे से साइकिल पर आया और जानबूझकर आराध्या से टकराया। आराध्या साइकिल का धक्का लगने की वजह से नीचे सड़क पर गिर गई। तभी रघु ने आराध्या से कहा, क्यों रे आराध्या, बड़ी मैडम की तरह रास्ते के बीचों बीच चल रही है। घंटी बजाने पर भी बाजू नहीं हटती हो। तुम क्या बहरी हो? रघु के ऐसे कहते ही आराध्या बहुत चिढ़ जाती है। आराध्या चिढ़कर रघु से, तुमने बेल कहाँ बजाई थी? झूठ मत बोलो। वैसे भी तुम मुझे हमेशा सताते रहते हो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं हेडमास्टर जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे जा जा, तुम्हें जिसको मेरा नाम बताना है बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल तो मेरे दादाजी ने बनवाया है और तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन है? जाओ तुम हेडमास्टर जी से कंप्लेंट करो। रघु आराध्या को फटकारते हुए वहां से चला जाता है। तभी आराध्या चुपचाप घर चली जाती है। एक दिन आराध्या अपनी माँ से, माँ, स्कूल के पास सब लोग कुछ न कुछ खरीद कर खाते हैं। मुझे भी खाने का मन करता है, मगर आपके पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए आपसे मांगने के लिए सोचती हूँ। आराध्या की बातें सुन उसकी माँ सुमति आराध्या से, हे भगवान, मेरी गरीबी के कारण मेरी बच्ची मुझसे कुछ मांगने के लिए भी सोचती है। ऐसी परिस्थिति किसी माँ पर ना आए। ये 10 रुपए लो और इससे तुम्हें जो मन में आए वो खा लेना। ऐसा कहकर सुमति आराध्या को 10 रुपए दे देती है और वहां से चली जाती है। तभी आराध्या 10 रुपए लेकर बाजार में चली जाती है। वहां जाकर आराध्या एक जलेबी की दुकान के पास आती है। जलेबी की खुशबू सूंघ आराध्या वहीं ठहर जाती है। मनीष दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू सूंघ आराध्या के मुंह में पानी आ गया। आराध्या वहीं खड़ी रह जाती है। तभी मनीष आराध्या से, अरे क्या चाहिए बेटी तुम्हें? गर्मा गर्म जलेबी दूं क्या? आपकी जलेबियों की खुशबू बहुत अच्छी है। जलेबियाँ कैसे दे रहे हो चाचा? तभी मनीष आराध्या से, 1 किलो 240 की, आधा किलो 120 और 1 पाव 60 रुपए की, 10 रुपए की एक जलेबी। जलेबी के भाव देखकर आराध्या मन ही मन, बाप रे, यहाँ तो 10 रुपए की एक ही जलेबी मिल रही है। इस जलेबी से मेरा पेट तो नहीं भरेगा। ऐसा करती हूँ कि ये पैसे लेकर अपनी माँ को दे देती हूँ। माँ ने कितनी मेहनत से रुपए कमाए हुए हैं। ऐसा सोचकर आराध्या वहां से जाने लगती है। तभी मनीष आराध्या से, बताओ बेटी तुम्हें कितनी जलेबी दूं? मुझे जलेबी नहीं चाहिए चाचा, मैं तो सिर्फ देखने आई थी। अभी के अभी मुझे 10 रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ बांध कर रखूंगा। उसकी बातें सुन आराध्या बहुत डर जाती है और आराध्या मनीष से, चाचा, मैंने आपकी दुकान से कुछ भी नहीं लिया और मैं आपको किस चीज़ के पैसे दे दूँ? तुम कब से मेरे दुकान के सामने खड़ी होकर जलेबियों की खुशबू ले रही हो और मुझसे ही कह रही हो? मेरे जलेबियों की खुशबू लेने के भी पैसे लगते हैं, समझी? मैं कहाँ से दूँ चाचा, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे मुझे उससे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मनीष की बातें सुन आराध्या रोने लगी और मनीष फिर से आराध्या से, अगर पैसे नहीं दे सकती तो यहाँ मेरी जलेबियों की खुशबू सूंघने क्यों आई? चलो निकालो पैसे, मुझे सब पता है तुम गरीबों के नाटक। आराध्या रोने लगती है। तभी उसका दोस्त रघु वहां से साइकिल से जा रहा था। वो देखता है कि आराध्या उस दुकान के सामने खड़ी रो रही है। साइकिल एक जगह खड़े करके रघु आराध्या के पास आया और आराध्या से, अरे आराध्या क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? आराध्या ने सारी बातें रघु को बताई। तभी रघु आराध्या से, आराध्या, मनीष जी ने कोई गलत बात नहीं कही, ये तो उनकी जलेबियाँ है। अगर कोई इसका सुगंध लेगा तो पैसे तो भरने ही पड़ेंगे ना। लाओ तुम्हारे पैसे मुझे दे दो। आराध्या ने रघु को पैसे दे दिए। बेचारे को कुछ समझ ना आने के कारण वो एक ही जगह भूत बनकर खड़ी रह गई। तभी रघु ने वो 10 रुपए के सिक्कों को अपने हाथों के बीचों बीच ले लिया और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगा।
उन पैसों में से खन 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 ऐसी आवाजें आने लगी। तब मनीष ने रघु से कहा, मनीष जी, क्या आपको पैसे की आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं कोई बहरा नहीं हूँ। खन खन सिक्कों की आवाज मुझ तक पहुँच रही है। तो आपने पैसों की आवाज तो सुन ली, अब मैंने भी आपको पैसे दे दिए, समझे? क्यों रे बच्चे, ज्यादा नाटक कर रहा है क्या मेरे साथ? कहता है कि पैसों की आवाज सुन लेने से पैसे मिल गए। ज्यादा होशियारी की ना तो तुझे भी दुकान में बांध दूंगा। तभी रघु मनीष से, क्यों? जलेबी के सुगंध के पैसे आप मांग सकते हो, तो मैं क्या आपको पैसों की आवाज भी नहीं सुना सकता? अरे अंकल, तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। जानते हैं मैं कौन हूँ? इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ मैं, और ज्यादा होशियारी की ना तो पापा से बोल दूंगा और वो पुलिस से उठवा कर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐसा सुनकर मनीष हक्का बक्का रह गया। तभी रघु के साथ आराध्या उसकी साइकिल पर बैठकर चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद रघु उसे साइकिल से उतार देता है। तुम तो मुझसे चिढ़ते हो ना, फिर तुमने मेरी सहायता क्यों की? आराध्या, तुम मेरी दोस्त हो और कोई मेरे दोस्त को रुलाएगा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। मेरे पिछले बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना आराध्या। कोई बात नहीं, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुमने मेरी कितनी मदद की है, थैंक यू। वो दुकानदार मेरे दोस्त को कुछ भी बोलता रहता और मैं सुनता रहूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। वो बहुत ही लालची है, उसके दुकान पर कभी मत जाना। हाँ, मैं कभी भी उसके दुकान पर नहीं जाऊंगी। फ्रेंड्स, ऐसा कहकर रघु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी आराध्या ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स, ऐसा कहकर दोनों ने हैंडशेक कर लिया और उसी दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। रघु के स्वभाव के कारण उसके दुकान पर कोई नहीं आता था। उसकी जलेबियाँ स्वादिष्ट तो थी, मगर उसके लालच की वजह से उसका धंधा धीरे धीरे चलना बंद हो गया। मनीष का लालच उसका पुरखों का धंधा ले डूबा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बात होती है। लोगों को ठगना नहीं चाहिए। इन सब से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शिवा नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी शारदा के साथ रहा करता था। शिवा के बेटे और माधव बहू श्यामा की एक हादसे में मौत हो जाने के कारण उनके बच्चे राजू और श्रावणी शिवा के पास ही रहा करते थे। दोनों भी अपने पोता और पोती का अच्छे से ख्याल रखा करते थे, मगर पर्याप्त पैसे ना होने के कारण शिवा को घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन शारदा शिवा से, अजी सुनते हो, हमारे घर का राशन खत्म हो रहा है, हमें जल्दी ही राशन लाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर शिवा बाजार में काम की तलाश में चला जाता है। शिवा की उम्र बढ़ जाने के कारण उससे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं हुआ करता था। शिवा काम की तलाश में इधर उधर बाजार में घूम रहा था। तभी शिवा को एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है। शिवा दिन भर मजदूरी का काम करता है और घर लौटते वक्त उसकी दिन भर की कमाई सिर्फ 200 रुपए ही मिलने के कारण वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। शिवा शारदा से, शारदा, ये पैसे लो और इन पैसों से थोड़ा सा राशन लेकर आओ। इतने से रुपए में हमारा गुजारा कैसे होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पोता और पोती का क्या होगा? वही चिंता मुझे भी खाए जा रही है। तुम आज के लिए राशन तो लेकर आओ, बाद में देखते हैं। जी। ऐसा कहकर शारदा बाजार जाती है और राशन खरीद कर लाती है और खाना पकाने लगती है। तभी शिवा की पोती शिवा से, दादाजी, आप ऐसे थके हुए क्यों लग रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ गुड़िया, मेरी तबीयत ठीक है। इस बुढ़ापे की वजह से अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए जल्दी थक जाता हूँ। दादाजी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं मेरी बच्ची, अब हम सब मिलकर खाना खाएंगे। जी दादाजी। ऐसा कहकर श्रावणी अपने दादाजी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। तभी राजू दादी से, दादी, मुझे दादाजी के हाथ की पनीर की सब्जी और अंडे का आमलेट बहुत पसंद है। क्या तुम दादाजी को कहोगी कि वो हमें बनाकर खिलाए? अगले हफ्ते जरूर बनाएंगे, अभी ये खाना खा लो। राजू समझदार होने के कारण अपने दादी की बात जल्दी से समझ गया और दादी से, ठीक है दादी। सभी ने खुशी खुशी खाना खाया और जल्दी से सो गए।
अगले दिन राजू और श्रावणी आंगन में खेल रहे थे। तभी श्रावणी राजू से, भैया, दादाजी कल काम करके कितने थक गए थे। मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ श्रावणी, ये विचार तो मेरे मन में भी आया, मगर हम क्या कर सकते हैं? भैया, हमारे दादाजी के हाथ की पनीर की सब्जी और बटर आमलेट कितना अच्छा होता है। वो इतना स्वादिष्ट होता है कि उसका स्वाद मुंह में ही रह जाता है। मैं सोच रही थी, अगर दादाजी एक रेडी लगाए तो, और उस पर पनीर की सब्जी उसके साथ ही ऑमलेट बनाकर बेचे तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे हाँ, जब दादाजी घर पर आएंगे तो हम उन्हें ये बात बताएंगे। हाँ भैया, हम उन्हें जरूर बताएंगे। शाम के समय शारदा और शिवा आंगन में बैठे थे। तभी राजू और श्रावणी शिवा के पास आकर, दादाजी, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो। दादाजी, मैं सोच रहा हूँ अगर हम बाजार में खाना बनाने की रेडी लगाए तो हम उस पर पनीर की सब्जी और आमलेट भी बेच सकेंगे। राजू, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, मगर बेटा हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये आप रख लो। हाँ शारदा, इन पैसों से हमारा काम हो जाएगा। ऐसा कहते ही राजू और श्रावणी बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। दूसरे दिन शिवा बाजार में जाकर एक रेडी किराए पर लेकर आता है। उस पर शिवा खाने के पकवान रखकर बेचने लगता है। आज उनका पहला दिन था और इसी कारण उनके रेडी पर कोई नहीं आ रहा था। शाम के समय दो आदमी शिवा के रेडी पर आकर, अरे चाचा जी, आपने कब से रेडी लगाना शुरू किया? मजदूरी का काम करना छोड़ दिया क्या? बेटे, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सोचा एक रेडी लगा लूं। अच्छा चाचा जी, मुझे एक ऑमलेट दीजिए और मेरे दोस्तों के लिए मसाला चीज ऑमलेट बनाइए। जी अभी बना के देता हूँ। शिवा एक प्लेट में ऑमलेट और एक मसाला चीज ऑमलेट बना के देता है। रंगा और उसका दोस्त ऑमलेट खाते हैं। तभी रंगा शिवा से, अरे चाचा जी, आपके हाथ को तो बहुत स्वाद है, मुझे ये ऑमलेट बहुत पसंद आया। आपका ये मसाला चीज ऑमलेट भी बहुत अच्छा है चाचा, हमें बहुत पसंद आया। चाचा जी, मुझे पनीर की सब्जी घर पर पार्सल दीजिए। जी अभी देता हूँ। शिवा रंगा को पार्सल दे देता है। उस दिन शिवा का धंधा ज्यादा नहीं चल पाता, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि शिवा के हाथों में जादू है, उसने बनाया हुआ ऑमलेट और पनीर की सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उसके साथ ही शारदा रोटियां, दाल, राइस बनाकर बेचा करती थी। शारदा शिवा से, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा धंधा इतना अच्छा चलेगा, हमें इतनी तरक्की मिलेगी। हमारे पोता और पोती की आइडिया की वजह से हम हमारा व्यवसाय शुरू कर पाए। हाँ शारदा, हमारे पोता पोती बहुत ही होशियार है। जी, ऐसा कहकर शिवा अपना काम करने लगता है। तभी राजू वहाँ आ जाता है। राजू शिवा से, दादाजी, अगले हफ्ते श्रावणी का जन्मदिन है, तो क्या हम हमारे दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुला सकते हैं? ठीक है, तुम तुम्हारे और श्रावणी के दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुला लेना। ठीक है दादाजी। राजू खुशी खुशी अपने स्कूल चला जाता है। स्कूल में जाकर राजू अपने दोस्तों से, सुहानी, सुरेश, गोलू, अगले हफ्ते श्रावणी का जन्मदिन है, तो हमारे घर तुम जरूर आना। हाँ, हम जरूर आएंगे। हाँ, मैं भी जरूर आऊंगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। राजू के दोस्त और श्रावणी के दोस्त बर्थडे के लिए राजू के घर इकट्ठा हो जाते हैं। शिवा और शारदा श्रावणी के लिए एक केक लेकर आते हैं। तभी श्रावणी अपने दोस्तों के बीच खड़ी होती है और केक को कट करती है, सबको खिलाती भी है। थोड़ी ही देर बाद बच्चे खाना खाने बैठ जाते हैं। शिवा और शारदा बच्चों को खाना परोसते हैं। खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है कि बच्चे भी बड़े चाव से खाना खा लेते हैं। तुम सभी को खाना पसंद आया ना? राजू, ये खाना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। बच्चों, कुछ और चाहिए तो मांग लेना। जी दादी। थोड़ी ही देर बाद खाना खाकर राजू के सारे दोस्त अपने घर चले जाते हैं और सभी बच्चे अपने घर जाकर खाने की बहुत तारीफ करते हैं। बच्चों की बातें सुन उनके पेरेंट्स शिवा के रेडी पर आकर खाना खाकर देखते हैं। सभी को वो खाना बहुत पसंद आता है। शिवा और शारदा दिन रात मेहनत करके अपना व्यवसाय बढ़ा रहे थे।
उनके इस व्यवसाय में श्रावणी और राजू भी उनकी मदद कर दिया करते थे। शिवा के व्यवसाय की अब बहुत तरक्की होने लगी थी। अब वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। गांव में शिवा की दुकान दादाजी की रसोई नाम से फेमस हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से रास्ते अपने आप मिल जाते हैं और हमें हमारी मंजिल प्राप्त होती है। कभी कभी छोटी सी कल्पना भी बहुत बड़ा काम कर जाती है।